तो इस वीडियो में देखने वाले हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसको हम देखते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसको हम मार्क करते हैं, उसको ध्यान दीजिएगा। और जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए। पहले देखिए क्या बोला है कि पूरा NCERT का एकदम शॉर्ट्स फॉर्म है। लिखा है कि ऑल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस, जो भी एनर्जी लाइफ प्रोसेस के लिए चाहिए वो हमको कहाँ से मिलता है, तो ऑब्टेन्ड बाई सम मैक्रो मॉलिक्यूल्स, जिसको बोलते हैं फूड, बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। यानी जो भी एनर्जी हमको चाहिए लाइफ प्रोसेस के लिए, ज़िंदा रहने के लिए, वो सब हमको मिलता है ऑक्सीडेशन ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल्स, खासकर फूड। ये पहला लाइन NCERT का पढ़िएगा, वहाँ पर मिलेगा। तो बोल रहा है कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में मेनली फूड होता है, ठीक है। इससे बोलता है यहाँ पे, देखिए बोलता है कि अगर बोले कि सबसे एनर्जी किससे मिलता है, सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलता है, तो मेनली किससे मिलता है, फैट से मिलता है, और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से इक्वली मिलता है, नियरली इक्वली मिलता है। तो क्वेश्चन पूछ देगा कि इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। अगर बोलेगा इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है तो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है। तो पहला क्वेश्चन आएगा कि सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलता है, तो फैट से मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से मिलता है। तो जनरली 9 किलो जूल और ये 4 किलो जूल और 4 किलो जूल, ये पहले देता था डेटा, अब डेटा हटा दिया है। तो आपको बस याद करना है कि सबसे अधिक एनर्जी किससे मिलता है, तो फैट से मिलता है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से, ठीक है। आगे आते हैं। तो क्या होगा, अगर हम कोई प्रोलॉन्ग फास्टिंग करता है, मतलब बहुत देर तक फास्टिंग करते रहता है, तो सबसे पहले उसमें से कार्बोहाइड्रेट ख़त्म होगा, ये मतलब यूज होगा। कार्बोहाइड्रेट अगर यूज कर लिया, उसके बाद से फैट यूज होगा, उसके बाद से प्रोटीन होगा। तो ध्यान रखिएगा, दोनों में अलग अलग क्वेश्चन है। एक में सबसे अधिक एनर्जी फैट से मिलता है, और एक में अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हमारे बॉडी से कार्बोहाइड्रेट जलेगा, उसके बाद से फैट जलेगा, और लास्ट में प्रोटीन जलेगा। आइए, ये दोनों क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, लेकिन NCERT में दोनों नहीं है डायरेक्ट। अब आते हैं कि अगर फ्लोटिंग रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं। अगर हम रेस्पिरेशन में अगर हम कार्बोहाइड्रेट और फैट को यूज करते हैं, यानी फैट को जलाकर लेते हैं एनर्जी, या कार्बोहाइड्रेट को जलाकर एनर्जी लेते हैं, तो हम उसको बोलेंगे फ्लोटिंग। लेकिन प्रोटोप्लाज्मिक, ये नाम में ही है PP यानी प्लाज्मिक, यानी प्रोटीन को अगर मान लीजिए आप सांस ले रहे हैं, मतलब तो उसको अगर प्रोटीन को तोड़कर उससे एनर्जी लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्मिक। ये दोनों सब कुछ पूछा हुआ है। आगे आते हैं। अब यहाँ कंसेप्ट होता है ऑटोट्रॉपिक्स और हेटरोट्रॉपिक्स। जब आप इसको NCERT पढ़िएगा तो NCERT में आपको एक एक बात दिया गया है इसमें, ठीक है। NCERT में एक एक बात आपको कवर किया गया है। तो आगे देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। अब आगे आइए, अब दिया है यहाँ पे कि ऑटोट्रॉपिक क्या है, हेटरोट्रॉपिक क्या है। तो बोल रहा है कि ओनली ग्रीन प्लांट और साइनोबैक्टीरिया। ऑटो मतलब सेम, मतलब सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब खाना बनाता है, मतलब सेम खाना बनाता है, अपने आप खाना बनाता है, तो उसको बोलेंगे ऑटोट्रॉपिक। बोल रहा है कि मेक देयर ऑन फूड बाय प्रोसेस फोटोसिंथेसिस। ये सबको पता होना चाहिए क्योंकि NCERT में दिया है, इसीलिए हम इसको ऐड कर दिए। और हेट्रो में पैरासाइट, सेप्रोफिजिक, सिम्बायोटिक, होलोजोइक, ये सब क्या होते हैं, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो सेल्फ बनाते हैं वो फोटोसिंथेटिक, और तो उसमें कौन है, ग्रीन प्लांट है और साइनोबैक्टीरिया है। आगे आते हैं, वो लिखा है कि फोटोसिंथेसिस क्या है, तो लाइट एनर्जी के यूज करके फूड एनर्जी बनाता है, वो होता है फोटोसिंथेसिस। आगे आते हैं, लिखा है कि ये प्लांट है ना, प्लांट वो खाना बनाएगा किस फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में, स्टोर किसके फॉर्म में करेगा, स्टार्च के फॉर्म में, और ट्रांसपोर्ट किसके फॉर्म में करेगा, सुक्रोज के फॉर्म में। ये सभी क्वेश्चन NCERT में दिया हुआ है। खाना बना दिया ग्लूकोज के फॉर्म में, और इंस्टेंट तो यूज करेगा नहीं, तो उसको स्टोर कर ले किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में, और फिर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में भेजेगा किसके फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। ये तीनों अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, लिखा है कि ओनली ग्रीन प्लांट नॉट ऑल सेल टिश्यू। जहाँ भी प्लांट है, प्लांट का सभी प्लांट टिश्यू ऐसा नहीं खाना बनाते हैं, उसमें जो भी ग्रीन होते हैं वही खाना बनाते हैं। तो लिखा भी है कि ओनली, ये सब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, जो ग्रीन होते हैं वही खाना बनाते हैं। लिखा है कि ग्रीन के पास क्या होता है, जो भी ग्रीन है उसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, लोकेटेड इन द सुपरफिशियल लेयर। जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो बाहरी लेयर में अवेलेबल होता है, जो क्या करता है, लाइट एनर्जी को ऑब्जर्व करता है, आगे बढ़ेगा और उससे वो खाना बनाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी प्लांट में, प्लांट का सभी प्लांट पार्ट
क्या करते हैं, खाना बनाते हैं? तो नहीं, केवल ग्रीन पार्ट्स जिसमें क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल का होता है क्लोरोप्लास्ट में होते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे कि ब्रीदिंग क्या है और रेस्पायरेशन क्या है। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग में सिंपली होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी O2 और CO2 का बस एक्सचेंज हो गया, और रेस्पायरेशन एक मैकेनिज्म हो गया। ब्रीदिंग मतलब सिंपली एक्सचेंज हो गया, लेकिन रेस्पायरेशन मतलब पूरा मैकेनिज्म, कैसे क्या हुआ, कैसे पूरा एनर्जी हमको मिला, उस पे। तो बोला है कि ब्रीदिंग मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज, और रेस्पायरेशन मतलब ए मैकेनिज्म of breakdown of food material which the cell to release energy and transporting energy in the form of ATP। मतलब आप खाना खाएं तो खाना जो खाए हैं उसमें उसको खाना को तोड़कर एनर्जी लिया, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP निकला। इस पूरे मैकेनिज्म को बोलते हैं क्या? रेस्पायरेशन। ये सब NCERT में दिया है। या उसके अलावा बोला है कि ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड, जो आप खाए हैं उसको तोड़ने के बाद कौन सा प्रोसेस है? थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल रिलीज एनर्जी स्टोर इन द फॉर्म ऑफ ATP। दोनों के बात सेम है। खाना खाएंगे, खाना का जो भी एनर्जी सोर्स है मैक्रो मॉलिक्यूल टूटेगा बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, और उससे जो एनर्जी निकलेगा वो किस फॉर्म में स्टोर होगा? ATP के फॉर्म में। इसीलिए हम बोलते हैं ATP को क्या? करेंसी ऑफ द सेल। वो ध्यान रखिएगा, जो बात बोले हैं वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं दैट कंपाउंड यूज फॉर फूड, मतलब जो हम फूड के लिए यूज करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। तो क्वेश्चन पूछेगा कि रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या है? तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, प्रोटीन है, ऑर्गेनिक एसिड है, ये सब क्या है? ये सब हम खाना खाते हैं तो इसी सब का ब्रेक डाउन होता है तो एनर्जी मिलता है, और जिसका ब्रेक डाउन होता है उसको हम बोलते हैं रेस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। जब आप NCERT इसको पढ़ करो, NCERT पढ़िएगा तो लाइन बाई लाइन आपका क्लियर होते जाएगा। ठीक है, आगे तो जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पे आपका कीजिए, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। आते हैं, लिखा है कि देखिए फोटोसिंथेसिस क्लोरोप्लास्ट में होता है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये यूकैरियोटिक के पार्ट है। और रेस्पायरेशन क्या होते हैं? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। ये सभी NCERT में दिया है। जब खाना बनाते हैं तो मेनली क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन रेस्पायरेशन होता है तो साइटोप्लाज्म साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में। अब देखिए सिंपल हमको क्या करना है, हमको पूरा इस चैप्टर में ही पढ़ना है कि हम ग्लूकोज लिए या कोई भी सब्सटेंस लिए, उसमें ऑक्सीजन से रिएक्शन किया, यानी जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद इसको तोड़ दिया, यानी ऑक्सीडेशन कर दिया। तोड़ने के बाद हमको क्या मिला? 6CO2 6H2O। ऐसे नॉर्मल किए हैं तो इसका जब 6CO2 और इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे तो 6CO2 आ जाएगा, लेकिन नहीं, इसमें सिंपल हम ग्लूकोज लिए हैं, ऑक्सीजन लिए हैं, तो CO2 और H2O इसको बैलेंस कर लीजिएगा। तो उसमें क्या निकलता है? 686। तो मेरा काम यही है क्या कि हमको ग्लूकोज को तोड़ कर एनर्जी लेना। तो इसको जो तोड़ रहे हैं तो बोलते हैं कैटाबोलिक, लेकिन उसको हम एनर्जी फॉर्म में स्टोर करते हैं तो यहाँ आता है एनाबोलिक। इसीलिए हम रेस्पायरेशन क्या बोलते हैं? एम्फीबोलिक। मतलब कहीं टूट भी रहा है और कुछ बन भी रहा है, तो टूट रहा है बन रहा है उसको बोलते हैं एम्फीबोलिक। तो यह बोल रहा है ना, और इसको एनर्जी ATP क्या बोल दिए? एनर्जी करेंसी। जो बात बोले हैं सब NCERT में और प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ है। तो क्या बोले, कोई पूछेगा रेस्पायरेशन क्या है, तो रेस्पायरेशन एम्फीबोलिक पाथवे है, यानी इसमें टूटता भी है और बनता भी है। तो बोला है ना कि जो आपने खाया और ऑक्सीजन से तोड़ दिया, एनर्जी मिल गया, ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, इसको हम बहुत सारे स्टेप्स से गुजरना पड़ता है। तो लिखा है कि नॉट ए सिंगल स्टेप, मल्टीपल स्टेप में होता है, और स्लो स्टेप वाइज। ये भी क्वेश्चन पूछा है कि क्या एक ही सिंगल स्टेप में होता है, क्या मल्टीपल स्टेप में फास्ट स्टेज में होता है? नहीं, मल्टीपल स्टेप में होता है और स्लो रेट से होता है। तो ये सभी क्वेश्चन पूछा हुआ है। आगे आते हैं, बोला है कहीं भी आपको देखिए कोई भी अगर एसिड दे और एसिड से अगर H+ निकाल दें तो वहाँ पर 8 लगता है। तो एसिड से H निकलता है तो 8 लगता है। जब आएगा आगे तो आपको समझ में आएगा, कहीं सक्सिनिक एसिड मिलेगा तो कहीं सक्सिनेट मिलेगा, कहीं फ्यूमेरिक एसिड मिलेगा तो कहीं फ्यूमरेट मिलेगा। तो समझिएगा कि वहाँ से H+ निकाला गया है। तो अभी ऐसा ही मतलब कॉन्सेप्ट गलती ना हो इसीलिए बताया गया है। आगे आते हैं, यहाँ दिया है कि क्या प्लांट सांस लेते हैं, क्या प्लांट ब्रीदिंग करते हैं? तो देखिए प्लांट हम लोग की तरह करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आएगा जब कंसेप्चुअल तो यहाँ गलती होगा। तो लिखा है ना कि प्लांट सांस लेते हैं जैसा हम लेते हैं, तो बोला है ना कि प्लांट हैव नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज बट स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स होते हैं गैस एक्सचेंज के लिए।
ध्यान रखिएगा, प्लांट के पास हम लोग की तरह रेस्पिरेटरी ऐसे कुछ ऑर्गन होते नहीं हैं जिससे वो एक्सचेंज कर पाए, लेकिन उसके पास स्टोमेटा होते हैं और लेंटिस सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, गैस का एक्सचेंज करते हैं। और बोल रहा है कि एनिमल्स में क्या होते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होते हैं, अल्विलाई होते हैं। वैसे ही प्लांट में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो बोलेगा कि प्लांट में जब नहीं होता है तो क्या होता है, तो स्टोमेटा होता है और लेंटिस सेल्स होता है। वैसे ही याद करना पड़ेगा। अब आते हैं, अब बोलता है कि तीन रीजन है जिसकी वजह से प्लांट के पास विदाउट ऑर्गन भी क्या करते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं। तो लिखा है कि प्लांट कैन गेट एलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्लांट जो ऑक्सीजन गेन करते हैं वो विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन को भी कर लेते हैं। पहला देखिए, पहला क्या है कि ईच प्लांट पार्ट टेक केयर इट्स ओन गैसेस एक्सचेंज, यानी जो भी प्लांट पार्ट है, जो भी प्लांट का पार्ट है वो अपने आप गैसेस एक्सचेंज कर लेता है। जैसे मान लीजिए अगर ह्यूमंस के केस में, अगर उसको पैर की उंगली में चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या करेगा, पहले नाक से वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, फिर वो जाने के बाद वो अल्विलाई से होते हुए पूरा बॉडी में ब्लड के थ्रू वहाँ जाएगा। लेकिन क्या है, कोई भी स्टेम है, कोई भी लीफ है, तो अपने जहाँ लीफ सरफेस से ही गैस को एक्सचेंज कर लेगा। तो वहीं बोलना चाह रहा है कि प्लांट अपना हर एक पार्ट से अपना एक्सचेंज कर लेता है, लेकिन एनिमल्स को अल्विलाई से होकर गुजरना पड़ेगा और ब्लड के थ्रू जाएगा। वही बात बोला है, पहला बात। दूसरी बात लिखा भी है, और ईच प्लांट हो गया, वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस फ्रॉम आर वन पार्ट टू अनदर। वहीं बोल रहा है कि बहुत ही लिटिल ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब इसको डिमांड ही कम है, तो बहुत ही कम पास होता है एक पार्ट से दूसरे पार्ट, फिर भी अपना जो भी नीड है वो पूरा कर लेता है। दूसरी बात, वही बात लिखा है कि प्लांट डू नॉट रिप्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज। प्लांट को जितना हम लोग को चाहिए उतना उसको चाहिए ही नहीं, क्योंकि देखिए उसको मेहनत करना नहीं है, उसको एनर्जी मतलब ट्रांसपोर्ट करना नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, तो एनर्जी उतना खर्च होता नहीं है, तो उसके लिए उसको उतना ही नॉर्मल डिमांड पे हो जाता है। जैसे देखिए रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन द एनिमल्स। ये बोल रहा है कि रूट, स्टेम, लीफ बहुत एनिमल्स से बहुत छोटा, मतलब बहुत ही कम उसको चाहिए रेस्पिरेशन के लिए। देखिए लिखा है कि जो भी गैस एक्सचेंज करता है वो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी खाना बनाया ना तो उससे में ऑक्सीजन निकलेगा, तो ऑक्सीजन निकला ना उसी समय जितना उसको चाहिए वो रख लिया, और बहुत ही कम चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं, लिखा है कि थर्ड में डिस्टेंस कम होता है लीफ में गैसेस एक्सचेंज करने के लिए, रूट स्टेम में थिक होता है लेंटिसेस, यानी रूट और स्टेम में, जैसे रूट हो गया, स्टेम हो गया, इसमें लेंटिसेस होता है और लीफ में होता है गैसेस एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है ना कि सब अपने अपने जगह पर कर लेते हैं, यानी उसको डिस्टेंस उतना कवर करना ही नहीं होता है। तो वही बात बोला है। तो जब एनसीईआरटी पढ़िएगा ना तो वहाँ लिखा है कि प्लांट से हम लोग की तरह सांस लेता है, उसका 3 रीजन है, वो ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, अब बोला है कि लूज सेल पैरेनकाइमा सेल, लीफ में पैरेनकाइमा होते हैं सेल, स्टेम विच प्रोवाइड एज इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। तो ध्यान रखिएगा कि पैरेनकाइमा सेल्स लीफ में होते हैं, और रूट स्टेम विच प्रोवाइड ए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ एयर स्पेस। ये लाइन देखिएगा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। आगे आते हैं, अब लिखा है कि फर्स्ट सेल ऑन द प्लैनेट लिव इन द एटमॉस्फेयर विदाउट ऑक्सीजन। शुरुआती में जब पहली प्लांट आया उस वक्त ऑक्सीजन बना नहीं था, जब ऑक्सीजन नहीं बना था तो वो सर्वाइव किया था। तो पहले पूछेगा कि पहला सेल प्लैनेट पे विदाउट ऑक्सीजन जी रहा था। ठीक है, अब आते हैं यहाँ चालू करते हैं, ये तो बेसिक बात था। अब बोल रहा है कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, यानी हमको क्या करना है, ग्लूकोज लेना है ऑक्सीजन से, CO2 H2 बनाना है और एनर्जी बनाना है, बस। अब आते हैं, पहले क्या आता है, इसमें 2 स्टेप में होता है, एक तो एरोबिक रेस्पिरेशन, एक तो एनारोबिक। एरोबिक में क्या होता है, नाम में ही है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। अब बोलता है एरोबिक में कंप्लीट टूटता है और एनारोबिक में इनकम्प्लीट होता है। एरोबिक में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, कितना 38 ATP, लेकिन इसमें स्मॉल अमाउंट 2 ATP। देखिए ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एरोबिक और एनारोबिक में डिफरेंस, तो ध्यान रखिएगा। ये सब हो गया। तो बोलता है कि एरोबिक में 38 और एनारोबिक में 2, उसी को करेगा तो 19:1। एक क्वेश्चन पूछ चुका है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, एरोबिक मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और एनारोबिक ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। आपको पता ही है, बता चुके हैं शुरू में,
एक होता है ऑप्शन आएगा ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट मतलब कि ऑब्लिगेट एरोबिक, यानी O2 के पॉर्जन्स में ही सर्वाइव करेगा। इसको बोलते हैं ना वायरस यार ऑब्लिगेट पैरासाइट, यानी वायरस लिविंग के अंदर जाएगा तब वो सर्वाइव करेगा, बाहर क्या मरा पड़ा है। तो सही और बोलेगा ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब क्या होता है, ऑब्लिगेट एरोबिक मतलब होता है O2 के पॉर्जन्स में ही सर्वाइव करेगा। ध्यान रखिएगा, ये लाइन रखिएगा, फिर ऑब्लिगेट बोल दे समझिएगा वो उसी को डिपेंड करता है। अब आता है फैकल्टेटिव एनएरोबिक, मतलब कुछ समय के लिए एनएरोबिक हुआ है, ठीक है, लेकिन वो मेनली क्या है, एरोबिक है। लिखा है होते हैं एरोबिक बट ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं बट ऑक्सीजन के ऑप्शंस में सर्वाइव कर जाएगा। जब भी फैकल्टेटिव दिखे यानी वो कुछ समय के लिए एनएरोबिक हुआ है लेकिन मेनली क्या होता है, एरोबिक होता है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसका होता है फैकल्टेटिव एरोबिक, तो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन ले रहा है, नहीं तो ऑक्सीजन विदाउट जी रहा है, वो कुछ समय के लिए ऑक्सीजन हुआ है बट मेनली एनएरोबिक। ये लाइन देखिएगा, 3 बात है, तीनों बात को क्लियर कीजिएगा। और लास्ट मतलब फिर ऑब्लिगेट एरोबिक, एनएरोबिक मतलब वो ऑक्सीजन के ऑप्शंस में ही सर्वाइव करेगा, ठीक है। आगे आते हैं और बोलता है ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट मतलब स्ट्रिक्टली है, फैकल्टेटिव मतलब कुछ समय के लिए हुआ है। आगे आते हैं कंप्लीट कंबस्शन ऑफ ग्लूकोज को तोड़ेंगे तो इतना एटीपी मिलेगा। अब आते हैं कैसे कैसे होगा, देखिए अब 38 एटीपी हमको चाहिए। अब जैसे भी आराम से पढ़िए इसको, क्या बोला है कि पहले होता है स्टेप 1 में ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस। ध्यान दीजिएगा, इसको पूरा स्टेप वाइज समझाएंगे कैसे कैसे एनर्जी निकलता है। तो बोला है ना कि इसको हमको 38 एटीपी चाहिए, तो स्टेप्स देखिए। पहले क्या होता है ग्लाइकोलिसिस, यानी ये सभी में होगा ये क्वेश्चन, चाहे एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो, मतलब जो ऑक्सीजन लेता हो या ऑक्सीजन ना लेता हो, ये प्रोसेस सब में कॉमन होगा, कॉमन इन ऑल ऑर्गेनिज्म। मीट में पूछ चुका है क्वेश्चन कि ग्लाइकोलिसिस ऑक्सीजन के पॉर्जन्स में होता है या ऑक्सीजन के ऑप्शंस में, तो ऑक्सीजन के ऑप्शन में होते हुए भी इस सब में होता है, चाहे वो एरोबिक हो चाहे एनएरोबिक हो। पहले क्वेश्चन तो इसमें क्या होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज को तोड़ते हैं। तो लिखा है ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज को तोड़कर, इस वही पढ़ेंगे डिटेल्स में, बस ये बता रहे हैं कि ग्लूकोज से क्या बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो पायरुविक एसिड बनता है किसके ऑप्शंस में, ऑक्सीजन इसमें नहीं रहता है। और ये होता कहाँ है, तो साइटोप्लाज्म में होता है या साइटोसोल में होता है, ऑप्शन में आएगा लिखा है। लेकिन इसमें क्या करते हैं, पार्शियल ब्रेक डाउन करते हैं। क्यों, क्योंकि देखिए हमको ग्लूकोज से चाहिए, ग्लूकोज से 38 एटीपी और CO2H2, इसमें तो कुछ और मिला, तो बोलता है इसमें पार्शियल ब्रेक डाउन होता है। अब जो हमको पायरुविक एसिड मिल गया, जो पायरुविक एसिड मिल गया उसका हमको 3 जगह यूज है, 3 जगह यूज बोलेगा या तो फेट बोलेगा। तो 3 जगह यूज में क्या है, एक तो है इसको हम क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा कि लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन यानी ऑक्सीजन के पॉर्जन्स में या तो ऑक्सीजन के ऑप्शंस में। तो पॉर्जन्स में गया तो एरोबिक बोलेंगे। तो एक होता है लिंक रिएक्शन में एरोबिक बन जाए, एसिटाइल कोएंजाइम बन जाएगा और फिर आगे चलकर क्रेब्स साइकिल से हो जाएगा। तो हमको क्या मिल गया, CO2 और H2O। तो हम जो चाह रहे थे वहीं कि ग्लूकोज खाएं और ग्लूकोज से हमको CO2 और H2O मिल जाए। तो अगर इस स्टेप से चलेंगे तो ये पूरा क्या हो गया, देखिए ऑक्सीजन भी लिए और विदाउट ऑक्सीजन भी लिए। तो और बोलेंगे कि हमको कंप्लीट ऑक्सीजन चाहिए, तो पहले ग्लाइकोलिसिस, फिर लिंक रिएक्शन और फिर क्रेब्स साइकिल, ध्यान रखिएगा। और लेकिन ये तो हो गया अच्छा से जो एनर्जी हमको मिल जाएगा 38 एटीपी। लेकिन क्या होगा कि पायरुविक एसिड बना ना, तो उसको हम ऑक्सीजन के ऑप्शंस में करते हैं, तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो इसमें नॉर्मल क्या होता है, इतना एनर्जी नहीं मिल पाता है। तो अगर बोलेगा तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑप्शंस में हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऑप्शंस और पॉर्जन्स दोनों में हो रहा है। तो जो भी स्टेप है ये ग्लाइकोलिसिस हो ही रहा है। तो अभी हम बस बेसिक बेसिक बात बता रहे हैं, आगे पढ़ेंगे। देखिए तो हमको अब एनर्जी चाहिए, तो जब भी बोलेगा कि कंप्लीट तोड़िए तो आपको ग्लाइकोलिसिस करना ही है, फिर लिंक रिएक्शन करना है और फिर क्या करना है, क्रेब्स साइकिल करना है। अब आते हैं तो बोल रहा है कि ग्लाइकोलिसिस मतलब होता क्या है, ग्लूकोज, ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज ग्रीक वर्ड से लिया गया है, और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन। कौन सा ब्रेक डाउन, पार्शियली, हमको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। और ये कितना स्टेप में होता है, 10 स्टेप में होता है। इसको कौन दिए थे, तो इसको हम बोलते हैं EMP पाथवे बोलते हैं, यानी इम्बिडेंट मेयर ऑफ पार्नस पाथवे। तो क्या करना है, गॉस्टव इम्बिडेंट ऑटो मेयर ऑफ और जे पार्नस, इसीलिए इसे बोलते हैं EMP पाथवे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म
या साइटोसोलियम बता चुके हैं। देखिए ये सब एनसीईआरटी का शॉर्ट नोट टाइप का है, एकदम प्रॉपर। ये शॉर्ट नोट नहीं मानिए इसको, एक एक एनसीईआरटी का लाइन इसमें दिया गया है और बहुत ही कंसेप्चुअल में बताया गया है और अलग से मतलब तोड़ कर, तो इसको ध्यान दीजिएगा और अच्छा से समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी गलती नहीं होगा। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है जो एक एक लाइन को तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो हम इससे बेटर और इससे अच्छा अच्छा ट्रिक्स हम ला सकें, ठीक है। आगे आते हैं, लिखा है कि इन एनाएरोबिक ऑर्गेनिज्म ओनली प्रोसेसिंग रेस्पिरेशन, कहने का मतलब ऑक्सीजन के ऑप्शन में होने वाले, अगर एनाएरोबिक है तो बस ग्लाइकोलिसिस होगा, लेकिन एरोबिक है तो ग्लाइकोलिसिस होगा, अदर भी होगा। आगे आते हैं, सब एनसीईआरटी की लाइन है। अब बोला है कि हमको अगर सुक्रोज मिलेगा तो सुक्रोज को तोड़ेंगे पहले ग्लूकोज में, फिर फ्रुक्टोज में। किसके प्रोसेस में? इन्वर्टेज के प्रोसेस में। तो हमको तो चाहिए ग्लूकोज, तो हमारे पास सुक्रोज है तो सुक्रोज तोड़कर ग्लूकोज बन गया और ग्लूकोज से हम चालू कर दें क्या है? ग्लाइकोलिसिस। डायरेक्ट सुक्रोज इंटर नहीं करेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, तो ये बोला है ग्लूकोज का फिगर दिया गया है, तो बोला है ना, देखिए अब बोला है कि एक जो ग्लूकोज होता है ना, ग्लूकोज को हम तोड़ते हैं ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, तो यहाँ पे क्या होता है? एटीपी खर्च हो रहा है। इसको समझिएगा बहुत अच्छा से, इसमें कभी गलती नहीं होगा। तो 10 स्टेप में होता है, इसको याद करना होगा कैसे क्या हुआ, इसको रिमेंबर करना होगा, बस समझ लीजिए। देखिए पहले क्या होता है? ग्लूकोज से बनता है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फिर उससे बनता है फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट, ध्यान रखिएगा। लेकिन हम तो तोड़े हैं सुक्रोज को तोड़े हैं, तो सुक्रोज में क्या मिला है? ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो अगर ग्लूकोज से लीजिएगा तो ये आपका स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर फ्रक्टोज से लीजिएगा तो फ्रक्टोज से यहीं से डायरेक्ट बन जाएगा थर्ड स्टेप से। तो दोनों याद रखिएगा, ग्लूकोज से आपको चलना है ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट, लेकिन फ्रक्टोज से लीजिएगा तो डायरेक्ट फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन मेनली आपको यही पूछता है, ग्लूकोज वाला उतना नहीं पूछता, लेकिन लिखा है, ध्यान रखिएगा। तो आगे आते हैं, तो क्या बोला है? अभी हमको क्या करना है कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना दिया, एटीपी खर्च हो गया। लेकिन यहाँ पे एंजाइम देखिएगा, जितना भी 10 स्टेप है 10 स्टेप एंजाइम मेडिटेड है, लेकिन आपको जो एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया है यानी एंजाइम का नेम दिया है उसी को याद करना है। तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कौन सा एनर्जी लगता है, कौन सा एंजाइम लगता है? हेक्सोकाइनेज, ठीक है। और जहाँ भी काइनेज दिखे वहाँ पे मैग्नीशियम लगता है। सभी क्वेश्चन पूछा है और ये नीट में कम से कम 2-3 बार पूछ चुका है कौन सा एंजाइम लगता है, ठीक है, हेक्सोकाइनेज। अब आते हैं, तो ये क्या हुआ? सेम बन गया, केवल इसका फ्रक्टोज से ग्लूकोज से फ्रक्टोज बन गया, तो इसको बोलते हैं आइसोमेरेज, यानी सेम बना है ना, आइसोमर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे एनर्जी खर्च हो गया। फिर आता है फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट, एक और फॉस्फेट ऐड हो गया। और जब फॉस्फेट ऐड हुआ है कहीं ना कहीं इसको तोड़े हैं तभी ना, एटीपी से यानी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट से डाईफॉस्फेट यानी बाईफॉस्फेट, यानी 3 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट हो गया, यानी 1 फॉस्फेट खर्च हो गया, यानी उसमें ऐड हो गया। ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस किस स्टेप में एनर्जी खर्च होता है, तो फर्स्ट और थर्ड स्टेप में एनर्जी खर्च हो रहा है। तो हमको क्या बन गया? देखिए सब 6 कार्बन का होता है। आगे आते हैं, अब बोलता है ना कि फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 टूट जाता है, तोड़ने के बाद बनता है पागल और ढप, इसको बोलते हैं PAGL, लेकिन इसलिए बोलते हैं याद करने के लिए पागल और ढप। तो फ्रुक्टोज 1,6,5 से 4 जब पागल और ढप बनता है, लेकिन दोनों क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट है, दोनों क्या है? ट्रायोज फॉस्फेट है, ध्यान रखिएगा। अब बोलता है कि पागल को बोलते हैं ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, ऐसे PAGL पढ़ सकते हैं, लेकिन हम ट्रिक से जानते हैं पागल और ढप। तो बोलता है ना, इसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब क्या दनिएगा कि चौथा स्टेप में हो गया। अब बोल रहा है कि 5वां स्टेप में आपको बन गया आइसोमराइज हो गया। तो बोलता है जानते हैं, हमको ये जो ढप है ना, ये अपने आप को फिर मॉडिफाई कर लेता है किस में? ट्रायोज फॉस्फेट में। और यहाँ पे क्या हो जाता है? ये 2 मॉलिक्यूल बन जाता है, क्योंकि हम इस स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं, हम इसको फॉलो करते हैं। तो इस एक दोबारा आ गया। पहले क्या बना कि फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट से पागल ढप बना, और ढप कन्वर्ट किस में हो गया? पागल में। तो हमारे पास कितनी पागल है? 2 पागल है। अब आता है जो भी कुछ बनेगा 2 बार बनेगा, ठीक है। तो देखिए पागल हो गया, अब पागल से यानी पागल मतलब क्या होता है? ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट, तो ये कितना बना है? 2 बना है। आगे आते हैं, अब बोला है कि ग्लिसरॉल 3-फॉस्फेट से 1,3-बाईफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोले या फॉस्फोग्लिसरेट बोले, वहीं H+ निकाल दिया होगा जो हम शुरुआत में बताए थे। तो बोला है ना, तो इसमें क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें NAD+ से NADH+H+ बनता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा 6 टाइम कि किस स्टेप में ये बनता है NAD+ से NADH+H+, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा।
तो यहाँ पे क्या होता है, ऑल्डिहाइड से एसिड बन रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, NaDH बन रहा है, यानी एक NaDH से NAD प्लस से NaDH, यानी यहाँ पे 2 है ना, तो 2 बनेगा। तो ध्यान रखिएगा, जो भी यहाँ पे बनेगा 2 बनेगा, तो यहाँ 2H प्लस निकलेगा। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, तो अभी आ गया। अब हमारे पास 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। तो यहाँ पे ATP बनता है, यहाँ पे ATP बनता है। अभी तक एनर्जी खर्च हुआ था, लेकिन यहाँ पे ATP बनता है, और यहाँ पे डायरेक्ट बन रहा है ATP, इसीलिए इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जहाँ पे आपको ATP डायरेक्ट दिखे उसको बोलते हैं SLP, यानी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब आते हैं 8वां स्टेप में, क्या होता है कि 3 फॉस्फोग्लिसरिक से 2 फॉस्फोग्लिसरिक, ठीक है। उसके बाद से सब में 2 बन रहा है, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई किए हैं। अब आते हैं 9th स्टेप में कि 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से PEP बनता है। PEP मतलब फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है। अब आते हैं 10वां स्टेप में, PEP से पायरुविक एसिड बनता है, और पायरुविक एसिड क्या होता है, 2 बनता है, सभी 2 बनता है। तो यहाँ भी एनर्जी निकलता है। तो क्वेश्चन देखिए क्या आता है, यहाँ देखिए, इसको हम अच्छा से बताएंगे कि ये 10 स्टेप में होता है। तो 10 स्टेप में क्या क्या हुआ, देखिए फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप में 2 ATP खर्च हुआ या कंज्यूम हुआ। इससे बेहतरीन आपको इस चैप्टर में कोई नहीं पढ़ा सकता है। जो हम पढ़े हैं, जो हम कन्फ्यूजन हुआ है, जो मेरा कन्फ्यूजन हुआ है, वहाँ हम इसको अच्छे से बताए हैं। इसलिए एक ही बात को ध्यान से पढ़िए, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा। आगे आते हैं, लिखा है कि जब हम 10 स्टेप में पढ़ेंगे, ये जो 10 स्टेप में होता है ग्लाइकोलिसिस, तो पहला और थर्ड स्टेप में 2 ATP खर्च हो गया, ठीक है। आगे आते हैं 6ठा स्टेप में NAD प्लस से NADH बन गया, तो उसमें 2 NADH बनता है, ठीक है। और 7वां स्टेप 10वां स्टेप में 2 ATP बन गया, तो 2 ATP बना है ना, तो 2 गुना 2 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो 4 बन गया, ठीक है। और 9th स्टेप में वाटर निकला, ये सब ध्यान, तो 2 वाटर निकला। तो आप बेसिक यहाँ समझिएगा, तो इस पूरा ऑब्जर्व किए कि हमको देखिए, तो हमको नेट क्या मिला, नेट मिला 2 पायरुविक एसिड मिल गया, 2 वाटर मिल गया, और 2 ATP मिल गया, और 2 NADH मिल गया। तो आप बोलिएगा सर 4 तो यहाँ पे ATP मिला है ना, 4 ATP मिला है ना, लेकिन आप 2 पहले खर्च कर चुके हैं, तो कितना बचा, 2 बचा। तो जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो 2 पायरुविक एसिड बनेगा, 2 H2O बनेगा, 2 ATP बनेगा, और 2 NADPH प्लस H प्लस। ध्यान रखिएगा। एक और बताता है कि डायरेक्ट जहाँ पे ATP मिले ना, उसको हम बोलते हैं SLP, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरेशन। क्वेश्चन पूछ चुका है। तो स्टेप 7th और 10th ये क्या होते हैं, SLP होते हैं, ठीक है। जहाँ भी आपको डायरेक्ट ATP मिले, समझिए वहाँ पे SLP है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर में। अब आते हैं, और ये जो है ना NADH FADH2, कहीं आपको आगे दिखेगा NADH और FADH2, तो इससे एनर्जी चाहिए, उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ETS में। तो अभी इससे हमको ATP नहीं मिल रहा है, मतलब उसको तोड़ना पड़ेगा, तो ये इनडायरेक्ट है, तो SLP नहीं है। तो क्या बोल आगे आएंगे, इसको हमको एनर्जी चाहिए, तो उसके लिए हमको ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करना पड़ेगा ATP के लिए। आगे आएंगे समझ में आएगा। अगर ये आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, पहले से पढ़े होंगे, तो आपको अच्छा से क्लियर होगा, ठीक है, क्योंकि उसको हम जल्दीबाजी में कर रहे हैं। आगे आते हैं, और बोल रहा है कि 1, 3, 10, जो यहाँ पे 1, 3, 10 क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है। इसको NCERT में हम जहाँ क्वेश्चन पूछा उसको मार्क किया है, उसको देख लीजिएगा। तो पहला, थर्ड और 10वां स्टेप इरिवर्सिबल होता है, बाकी सब रिवर्सिबल होता है। आगे आते हैं, और बोला है कि पायरुविक एसिड मिल गया, उसका 3 जगह यूज़ करेंगे, हम बता दिए थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में या ऑप्शन में 3 जगह यूज़ फेट या यूज़ करेंगे। आगे आते हैं, किसके बेसिस पे, तो डिपेंड ऑन द सेलर नीड, हमको कितना एनर्जी चाहिए उसके बेसिस पे पायरुविक एसिड का 3 जगह यूज है। सॉरी, आगे आते हैं, बोल रहा है कि पायरुविक एसिड एरोबिक जाएंगे और एनारोबिक जाएंगे। तो एनारोबिक में क्या होता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड, उसको हम आगे बताएंगे, ठीक है। तो फर्मेंटेशन कहाँ होता है, ए बी फर्मेंटेशन, तो मेनी प्रोकैरियोटिक, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और जर्मिनेटिंग सीड, ये 3 जगह होता है फर्मेंटेशन। प्रीवियस में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो अभी हम इसको नहीं फॉलो कर रहे हैं। अभी हम आते हैं पायरुविक एसिड से एरोबिक बनाते हैं। तो क्या बोला है, ग्लूकोज में ध्यान रखिएगा, ये जो हम आए हैं, तो ग्लूकोज से क्या बन गया, ग्लाइकोलिसिस हुआ, तो बना है 2 पायरुविक एसिड, जो कि ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में। फिर बनता है उसको लिंक रिएक्शन करते हैं, तो उसमें बनता है एसिटाइल कोएंजाइम में। और ध्यान रखिएगा
पहले एक पारविक एसिड से एक एसिटाइल कोएंजाइम है तो दो पारविक एसिड से दो, और इसमें ऑक्सीजन आता है, और दो एसिटाइल कोएंजाइम से आएंगे क्रेब्स साइकिल, तब बनेगा एनर्जी। और यहाँ भी क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रोसेस में। तो आपसे जब भी कोई पूछे तो ध्यान रखिएगा, पहला होता है ग्लूकोज खाएं तो ग्लाइकोलिसिस होगा, लिंक रिएक्शन होगा और क्रेब्स साइकिल होगा। तो पहला हो जाएगा ऑक्सीजन का ऑप्शन में, और ये दोनों स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। ये ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अब स्टेप टू ग्लाइकोलिसिस पढ़ चुके। अब आता है लिंक रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है ग्लाइकोलिसिस से, पायरुविक एसिड था, उसको हमको आगे बढ़ाना है, क्या बनाना है, एसिटाइल कोएंजाइम में। तो बोल रहा है जो लिंक रिएक्शन होता है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, खासकर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। पहले क्या था, साइटोप्लाज्म में, सेकंड क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास पायरुविक एसिड था, कहाँ से मिला था, ये मिला था हमको ग्लाइकोलिसिस से। तो बोल रहा है और दो मॉलिक्यूल मिला ही है। तो ध्यान रखिएगा कि पायरुविक एसिड से क्या बनता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जानते हैं ये होता है 2 कार्बन का, हमारे पास था 3 कार्बन का, कहीं ना कहीं आप एक CO2 निकल चुका है। तो एक CO2 निकलता है, यानी एक पायरुविक एसिड से एक CO2 निकलता है, लेकिन हमारे पास तो 2 पायरुविक एसिड है, तो 2 पायरुविक एसिड से 2 CO2 निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो और साथ में क्या निकलता है, NAD+ से NADH+, यानी हमको एक NADH निकला, लेकिन एक से 2 से 2 निकलेगा। तो इसको समझिए, इसको देखिए क्या होता है, इसमें एक पायरुविक एसिड से एक NADH और एक CO2 और एक एसिटाइल कोएंजाइम ए निकला, लेकिन हमारे पास तो 2 है, तो 2 से 2 निकलेगा। ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछता है। तो बोला है ना कि यहाँ पे जो एंजाइम लगता है ना, वो बोलते हैं क्या होता है, मैंने बहुत सारा कोएंजाइम लाइक NAD+, कोएंजाइम प्लस, ये ध्यान रख लीजिएगा। तो आपको अभी क्या पड़े, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, अब उससे आएगा पायरुविक एसिड से क्या बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ये बन गया, एसिटाइल कोएंजाइम ये बन गया। तो अभी हम 2 कर रहे हैं ना, तो हम एक समझाए हैं, फिर हमको एक्चुअली में ई चाहिए, हमको ए मिला है। हमारे पास क्या आ गया, अब आ गया कि एसिटाइल कोएंजाइम ये आ गया, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए CO2 और H2 और एनर्जी चाहिए। आगे आते हैं, अब बोला है ना, यहाँ पे हम उसको ट्रिक बताए थे कि अब होता है 3rd साइकिल, यानी क्रेब्स साइकिल। ये भी क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो बोलता है ना, सबसे पहले हमारे पास क्या था, एसिटाइल कोएंजाइम ये था। देखिए हम अभी एक लेके चल रहे हैं, हमारे पास पहले से कितना है, 2 पड़ा हुआ है, लेकिन हम एसिटाइल कोएंजाइम एक लेके चल रहे हैं, और फिर प्रोसेस को हम दोबारा कर लेंगे तो 2 हो जाएगा। आइए, तो बोल रहा है ना कि एसिटाइल कोएंजाइम कितने कार्बन का है, 2 कार्बन का होता है, ये तो पता ही है, ये कार्बन का संख्या याद रखिए, जो कि ईजी पार्ट है। आगे आते हैं, तो बोला है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए में हम क्या किए हैं कि सबसे पहले OAA कंबाइन किया है वाटर के प्रेजेंस में, तो बना है एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो जानते हैं, पूछेगा फर्स्ट मेंबर कौन है क्रेब्स साइकिल, तो OAA यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और पता है ये 4 कार्बन का होता है, जब फोटो से पढ़े होंगे तो यहाँ पे पढ़े होंगे 4 कार्बन का होता है। तो जब भी आपको क्रेब्स साइकिल शुरू करना होगा तो आपको चाहिए कौन सा, लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम ए और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, दोनों में वाटर जुड़कर क्या बनाएगा, सिट्रिक एसिड। तो देखिए ये 4 कार्बन और ये 2 कार्बन, तो क्या बनेगा, 6 कार्बन बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है, तो सिट्रिक एसिड, और फर्स्ट मेंबर क्या है, तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ध्यान रखिए। और इसमें जो एंजाइम लगा है सिट्रेट सिंथेसेज, नाम में ही है कि सिट्रिक एसिड सिंथेसेज, यानी सिट्रिक एसिड बन रहा है, तो एंजाइम तैयार करना नहीं है, याद हो जाएगा। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि सिट्रिक एसिड क्या बनता है। अब आते हैं सिस एकोनिटिक एसिड, इसको थोड़ा सा जल्दी करते हैं क्योंकि NCERT में दिया हुआ है सबका। देखिए एसिटाइल कोएंजाइम से सिट्रिक एसिड से सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आता है आइसोसिट्रिक एसिड, फिर आता है ऑक्जेलो सक्सिनिक एसिड, फिर आता है अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम है, फिर सक्सिनिक एसिड, फिर फ्यूमेरिक एसिड, फिर मैलिक एसिड, और फिर ऑक्जेलिक एसिड, और ऐसे स्टेप चलते रहता है। ये तो बेसिक बात हो गया कि कैसे कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होता है ना कि आपको NCERT में क्लियर दे दिया है एसिटाइल कोएंजाइम में से अल्फा क्यूटोग्लूटारिक एसिड, बस उतना क्लियर नहीं किया है। तो क्या बोला है, मुझे याद कीजिएगा। तो इसको क्या कीजिएगा कि सिट्रिक एसिड हो गया, आइसोसिट्रिक, ये सभी क्या होता है 6 कार्बन का होता है। और जैसे ही अल्फा कीटो बोला, कीटो ये होते हैं 5 कार्बन का होता है, यानी 5 कार्बन का है, मतलब इससे पहले कहीं ना कहीं CO2 निकल गया होगा, 1 कार्बन निकल गया होगा,
तो इस जहाँ भी CO2 निकलेगा उसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब देखिए, और CO2 निकला है और साथ में NADH भी निकला है, ये ध्यान रखिएगा। तो देखिए 5 कार्बन है, यानी पहले से 6 कार्बन आ रहा था, जैसे ही 5 कार्बन हुआ यानी उससे पहले एक CO2 निकल गया है। और CO2 ही छोड़ दीजिए, उसमें क्या निकला है, NADH भी निकला है। तो CO2 और NADH दोनों निकला है। फिर 5 कार्बन आया, तो फिर आगे बढ़िएगा तो 4 कार्बन हो जाएगा, यानी फिर यहाँ पे क्या हो गया, CO2 निकल गया, यहाँ पे CO2 निकल गया। आगे आते हैं, यहाँ भी ATP मतलब NADH निकलता है, आगे बताएंगे क्या बोला है। फिर उसका सक्सिनिक एसिड 4 कार्बन, फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम से सक्सिनिक एसिड, तो यहाँ पे क्या निकलता है, GTP निकलता है, आगे आएंगे। फिर सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड, जैसे ही फ्यूमेरिक बना मतलब वहाँ पे FADH2 निकला होगा। इसके अलावा फ्यूमेरिक एसिड से मैलिक एसिड और मैलिक एसिड से ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, और यहाँ देखिए मैलिक एसिड के बाद बनता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, तो वहाँ होता है NADH प्लस H प्लस। अभी आपको हम क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको हम ट्रिक से समझते हैं। देखिए याद करना है, OACC होता है ना, वो सीमेंट होता है ACC, तो OACC I ओके सक्को सक्सिन फ्यूमेरिक एसिड। देखिए इस ट्रिक को हम उतना जल्दी इसको समझा नहीं पाएंगे, इससे हम बेहतर ट्रिक अलग वीडियो में बता देंगे। इसको हम शुरू में जब पढ़ रहे थे उससे बताए थे, इसको रहने दीजिएगा क्योंकि इस तरह डीपली है, इसको हम समझा पाएंगे बाद में अलग से, ठीक है, ध्यान रखिए। तो अभी देखिए हमारे पास एक एसिटाइल कोएंजाइम डाल दिए तो कितना ATP निकला है, 2 CO2 निकला है। कैसे, एक 5 कार्बन बना है और एक 4 कार्बन, तो 2 CO2 निकल गया है और 3 NADH निकला है, एक FADH2 निकला है और एक GTP निकला है। तो आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी दिखाई दे वहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक जहाँ भी CO2 निकला है वहाँ NADH निकला है, यहाँ भी CO2, यहाँ भी NADH और एक GTP और FADH2। तो बोला है ना कि हमको एक से मिला इतना, तो 2 हमारे पास था ना, तो 2 था, तो हमको क्या करना है, 4 CO2, 6 NADH2, 2 FADH2 और 2 GTP। ध्यान रखिएगा, ये आगे आगे कौन है, इतना इजी में कहीं नहीं बताया गया है, इसीलिए इसको समझिए। और बोला है कि 3 CO2, अब एक पायरविक एसिड से हम चल रहे हैं, तो पायरविक एसिड चलेंगे तो पायरविक एसिड से हमारे पास हम ग्लाइकोल एसिड है ना, एक पायरविक एसिड से 3 CO2, 4 NADH, 1 GTP और 1 FADH2, इसको हम प्रॉपर समझाए हैं। तो क्या बनेगा, यहाँ ध्यान रखिएगा कि लिंक रिएक्शन से 1 CO2 प्लस 2 CO2 कहाँ से आया, क्रेब्स साइकिल से, 1 NADH कहाँ से आया, लिंक रिएक्शन से, और 3 NADH क्रेब्स साइकिल से। लिंक रिएक्शन से GTP आया ही नहीं और क्रेब्स साइकिल से 1 आया, और लिंक FADH2 कहाँ से, लिंक से आया नहीं और क्रेब्स से 1 आया। हम पूरा एकदम एक एक बात को धागा खोल दिए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे आते हैं 2 पायरविक एसिड से क्या होगा, फिर वही बात उसको दोगुना कर दीजिएगा। अब आते हैं, तो बोलता है ना कि क्वेश्चन एक पूछता है कि ओनली ATP मिला है, देखिएगा ओनली ATP ग्लूकोज से मिलता है कितना, 2 गो, लिंक से 0 मिलता है और क्रेब से 2 गो, यानी डायरेक्ट पूछे SLP पूछे मतलब डायरेक्ट ATP कितना मिलता है, 4 ATP मिलता है। जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट करिएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अगर ऑक्सीजन भी यूज दिख नहीं रहा है, देखिए अभी इतना पढ़े हैं एरोबिक, ऑक्सीजन कहीं दिखा है नहीं दिखा है ना, तो ऑक्सीजन का यूज आगे आएगा। तो वही बताया गया है कि ऑक्सीजन का यूज दिख नहीं रहा है, इसका मतलब जो हमको NADH है, FADH2 है का यूज पता नहीं है, इसका भी यूज नहीं मिल रहा है, इसका यूज नहीं मिल रहा है। जानते हैं ये जब तोड़ना होगा ना, इसका यूज आगे सबका आंसर ETS में मिलेगा, यानी जितना भी आपको ऑक्सीजन नहीं पता चल रहा है इसका मतलब तीनों का यूज आपको कहीं नहीं दिखा, इसका मतलब सभी का यूज कहाँ होगा, ETS में। आगे आते हैं, अब बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यानी ETS। तो ETS क्या आता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। तो क्या बोला है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन चेन सिस्टम, यानी कहीं ना कहीं सिस्टम है। सिस्टम मतलब प्रॉपर एक, इसमें बहुत सारे लोग काम करते होंगे। तो देखिए इसमें ना काम करते होंगे, इलेक्ट्रॉन को कैरी करते होंगे, FMN है, FES है, साइटोक्रोम B7CAA3, इसको ऐसे ही आती है, इसका सीरीज पूछता है B7CAA3, B7CAA3, साइटोक्रोम B7CAA3। तो इसमें क्या हो गया, फलावत FMN, FES, साइटोक्रोम, साथ में ऑबिक्विनॉल, इसको ऑबिक्विनॉल बोलते हैं या ऑबिक्विनॉल बोलते हैं या उसको कोएंजाइम Q बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, ध्यान रखिएगा, साइटोक्रोम B, साइटोक्रोम C, साइटोक्रोम A, ये सब याद करना है इसको, ऐसे नहीं।
अब आते हैं सब इलेक्ट्रॉन कैरियर है। और बोलता है ना इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, सिस्टम है ना तो कहीं ना कहीं इसमें पूरा लोग इन्वॉल्व हैं। तो इसमें 5 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है, 5 कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स कंटेन इलेक्ट्रॉन कैरियर, यानी 5 कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉन कैरियर है जो कि मीट में आ चुका है। पहला क्या है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या है, तो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन पूछा था कि पहला कॉम्प्लेक्स का नाम बताइए, तो NADH डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स। दूसरा होता है सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, या उसी को बोलते हैं FADH। पहला पूछेगा तो NADH, दूसरा पूछेगा तो FADH2, उसी को बोलते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब तीसरा आता है साइटोक्रोम C रिडक्टेज, साइटोक्रोम C रिडक्टेज और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। पहला में रिडक्टेज, दूसरा में ऑक्सीडेज, ध्यान रखिएगा। और बच गया कौन सा, लास्ट हो गया ATP सिंथेसेज। तो ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं, यहाँ लिखा है क्या, ये 5 है, जानते हैं ये जो 4 है ना ऊपर वाला, ये 4 केवल इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन 5वां केमी ऑस्मोटिक थ्योरी में इन्वॉल्व होता है। ध्यान रखिएगा। तो पूछेगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कौन कौन जो होता है ATP बनाने के लिए जिम्मेवार है, तो मेनली 5, बाकी जो 4 हैं वो इलेक्ट्रॉन को कैरी करते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। तो एंजाइम का नाम देख लीजिएगा, NADH, FADH2, C रिडक्टेज, C ऑक्सीडेज और ATP सिंथेसेज। आगे आते हैं, इसको और डिटेल्स पढ़ाएंगे अभी। देखिए अब आते हैं, चार्ज कैरियर फिक्स है, यानी कॉम्प्लेक्स 1 में FMN FES नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2 में FAD FES रहेगा। मतलब उस घर में, जैसे घर है तो घर में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स 1 घर में FMN और FES है, उसको मतलब अपना बैठा हुआ है, इलेक्ट्रॉन आया एक हाथ से दूसरा ट्रांसफर करके दूसरे घर में भेज दिया। तो देखिए FMN FES हो गया। दूसरा कॉम्प्लेक्स 2 FAD FES2, साइड कॉम्प्लेक्स 3 में BC1 रहेगा, कॉम्प्लेक्स 4 में AA3 रहेगा और साथ में 2 कॉपर सेंटर भी रहेगा, यानी कॉपर A कॉपर B। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स 1 में क्या क्या रहेगा, तो FMN और FES एक घर में बैठे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन आएगा अपने ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, मतलब एक अपने जगह से हिलेंगे नहीं, वो बस इलेक्ट्रॉन लेंगे और एक हाथ से दूसरा हाथ में दे देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। यानी कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 2 में, कॉम्प्लेक्स 2 से कॉम्प्लेक्स 3 में, कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 में। तो इसमें होगा FMN FES, FMN FED FES और साइटोक्रोम BC1 और साइटोक्रोम AA3 और 2 कॉपर सेंटर। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि जो 2 कॉपर सेंटर है, 2 कॉपर सेंटर है वो किस में है, कॉम्प्लेक्स 3 में या कॉम्प्लेक्स 4 में। आपको दिखा हुआ यहाँ पे C नहीं है, तो ध्यान रखिएगा। ये जो बताए हैं साइटोक्रोम C और ऑबिक्विनॉन, ये मोबाइल कैरियर है, यानी ये घूमते रहता है। बाकी लोग अपने जगह पर फिक्स है, जो घर में हम बता दिया ना, ये सब घर है, ये 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 4 घर है। चारों घर में अलग अलग लोग रहते हैं, बस ये अपने, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन लिए, ये इलेक्ट्रॉन इसको दिए और फिर इसको ट्रांसफ़र कर दिए, अपनी जगह से हिले नहीं है। लेकिन साइटोक्रोम C और ऑबिक्विनॉन ये अपनी जगह से यहाँ से सभी जगह घूम सकते हैं, इसीलिए इसको हम मोबाइल कैरियर बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है। आगे आते हैं, अब देखिए NADH कहाँ से मिला है, ग्लाइकोलाइसिस से 2 मिला है, लिंक से 2 मिला है और क्रेब्स से कितना मिला है, 3 मिला है, 3 है ना, 6 मिला है यहाँ पे देखिए। और FADH2 ग्लाइकोलाइसिस से 0 मिला है, लिंक से 0 मिला है और क्रेब्स से 2 मिला है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं। अब बोला है जैसे देखिए यहाँ पे ग्लूकोज से बना 2 पायरुविक एसिड, फिर 2 एस्टाइल कोएंजाइम A, तो ये सब क्वेश्चन आएगा। देखिए ग्लूकोज एक बना यानी 2 पायरुविक एसिड, तो हमको जो भी कुछ बनेगा 2 बार करना पड़ेगा, फिर यहाँ से अगर बनेगा तो 2 बार करना होगा, ये तो हम बता चुके हैं। तो इसको हम अच्छा से समझाएं। देखिए तो अगर पूछेगा ना कि ये यहाँ देखिए, पहले उसको उतना डिटेल्स नहीं जा रहेंगे। आगे आते हैं ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कहाँ आता है, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में होता है। आगे आते हैं कि NADH प्लस H+ से बनता है NAD प्लस, इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यानी NADH से NAD+ रहा है, यानी क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। तो बोलता है ना इससे जो इलेक्ट्रॉन गया ना, इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, हो जाएगा कॉम्प्लेक्स 1, फिर 2, फिर यहाँ देखिए जब आप पढ़िएगा फिगर में तो NADH को तोड़िएगा। आपको क्या करना है, ETS में NADH को और FADH को दोनों को तोड़ना है। तो बोलता है ना कि NADH को तोड़िएगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाएगा, 1 से 3 और 4। देखिए 1 से 3 और 4 जाएगा, लेकिन FADH को तोड़िएगा तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा 2 से 3 और 4। यानी आपको NADH किस घर से एंट्री किया, 1 से, लेकिन FADH कहाँ से एंट्री किया, 2 से। तो 2 3 4, 1 3 4,
यानी आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि NADH पहला घर में है, पता ही है, और FADH2 दूसरा घर में है। तो दूसरा घर से तीसरा घर, चौथा घर, लेकिन पहला घर से तीसरा घर, चौथा घर, ये अलग से देखिएगा। जब NCERT पढ़िएगा ना तो वहाँ डिटेल्स दिया गया है। इसको हम इतना तोड़ के बताया ना कि इतना वीडियो आप यूट्यूब पे खोजिएगा, कहीं नहीं मिलने वाला इतना तोड़ कर, क्योंकि यहाँ पे गलती सब करता है, इसीलिए इसको हम एक एक बात को तोड़े हैं। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा सा भी अगर इम्पोर्टेंट लगा हो तो उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छा से अच्छा इसको हम बना सकें। और अच्छा देखिए, आप पढ़े होंगे माइटोकॉन्ड्रिया बता रहे हैं, एक होता है मैट्रिक्स जो इनर पार्ट है, उसके अंदर होता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस या इनर मेम्ब्रेन, एक होता है आउटर मेम्ब्रेन। ये सब फिगर बताया गया है समझाने के लिए। आगे आते हैं, देखिए अब बोल रहा है कि आपको हम NADH दिए हैं, आपको ETS पढ़ना क्यों है। तो ETS में दो काम होता है मात्र, NADH और FADH को तोड़कर हमको एनर्जी चाहिए और साथ में ऑक्सीजन का यूज चाहिए, बस इतना ही। क्योंकि हमको NADH से एनर्जी इसी में मिलेगा, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, लिंक रिएक्शन, उसमें एनर्जी NADH से नहीं मिलने वाला है। तो देखिए पहले हम क्या करें, NADH को तोड़ेंगे तो ये कहाँ से कहाँ जाएगा। ये तो पहले घर 1 में है, 1 से जाएगा 3 में, 3 से जाएगा 4 में। तो हम आपको बताए थे कि एक घर में कौन कौन रहते हैं, FMN और FS रहते हैं। ठीक है, और ये ऑबिक्यून क्या है, तो मोबाइल है, ये तो सब जगह रहते हैं। देखिए तो आ गया, फिर आ गया 1 से 3rd में, 3rd में क्या रहते हैं, साइटोक्रोम BC1 रहते हैं। और फिर क्या होता है, साइटोक्रोम C तो मोबाइल का घूम रहा है, और वो कहाँ जाएगा, कॉम्प्लेक्स 4 में, यानी कॉपर A, कॉपर B, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन का कौन एक्सेप्ट कर लेगा, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कौन कर लेगा, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा और बना लेगा वाटर। देखिए जब भी आपको दिमाग में आए NADH से हमको एनर्जी बनाना है तो क्या करना होगा। अच्छा एनर्जी क्या है, एनर्जी कहाँ है, 1 में है, 1 में जो भी इलेक्ट्रॉन करियर है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, 1 से 3 में, 3 से 4 में, और फाइनली इलेक्ट्रॉन को वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा, और मतलब इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेगा और वाटर मारेगा। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है, तो ऑक्सीजन। तो आपको देखें, आप क्या देखें कि 1 से गया 3 में, 3 से गया 4 में और बन गया वाटर। लेकिन हम अगर FADH2 लेंगे तो पहले 2 में जाएगा, 2 से बनेगा 3 में, 3 से 4 में, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, फाइनली वाटर बन जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, आप जो घर में है ना, घर कॉम्प्लेक्स 1 2 3 जो हम बोले ना, उस घर का नाम याद रखिएगा, उससे आप हो जाएगा। यहाँ गए तो इस घर के लोग इलेक्ट्रॉन ले लिए, फिर ये ट्रांसफ़र कर दिए इसको, और बीच में ना साइटोक्रोम C और ऑबिक्यूनॉन रहेंगे। क्यों, क्योंकि ये तो घूमते रहते हैं, लेकिन घर वाले कहीं घूमते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो अब यहाँ एक लाइन दिया है कि जो साइटोक्रोम है ना, साइटोक्रोम C, ये आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। ये जब NCERT पढ़िएगा ना तो NCERT में फिगर दिया होगा, तो यहाँ ना आउटर सरफेस के इनर मेम्ब्रेन पे रहते हैं। ये आप क्वेश्चन जब देखिएगा, और यहाँ पे ETS चलता है और यहाँ पे NADH टूटता है, तो पहले यहाँ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, तो ध्यान रखिएगा। फाइनली क्या होगा, ऑक्सीजन ले लेगा। ये अगर पढ़े होंगे पहले से तभी समझ में आएगा, और नहीं तो इसका अलग से हम वीडियो बना देंगे ETS का फुल एकदम शॉर्टकट में। ठीक है, आगे आते हैं। अगर एक NADH को तोड़े हैं, अगर एक NADH तोड़ेगा तो 10H+ निकलता है, और एक FADH को तो 6। ये न्यू कंसेप्ट है, एक NADH को तोड़ते हैं तो 10H+ निकलता है, और एक FADH2 निकलता है तो 6। क्या कीजिएगा, अगर पहले से पढ़े हैं तो NCERT खोल कर बैठिएगा, तब इस लेक्चर में तो फ़ायदा आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला है। क्योंकि इसमें बहुत सारा कंसेप्ट हम थोड़ा जल्दीबाजी में किए हैं, क्योंकि बहुत सारा लेक्चर ज़्यादा लंबा हो रहा है। ठीक है, आगे आते हैं। तो बोलता है ना कि 4H+ पास करता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस टू मैट्रिक्स, तो एक ATP बनता है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हम इसको दिए तोड़े तो इतना H+ निकला, और इसको तोड़ दिए तो इतना H+, और 4 को H+ पास करेंगे तो एक ATP निकलेगा। तो बताइए हमारे पास 10 को है, तो एक NADH से कितना ATP निकलेगा, 2.5 ATP, जो कि आप जानते हैं, और एक FADH2 से 1.5। एक्चुअल कंसेप्ट यही है कि आपको एक NADH से कितना मिलता है, 2.5, और एक FADH2 से 1.5। ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, लेकिन ओल्ड कंसेप्ट क्या कहता है कि एक NADH से मात्र 6H+ निकलता है, और एक FADH2 से 4H+ निकलता है। अब उससे क्या कीजिएगा, तो 2H+ पास कीजिएगा तो एक ATP निकलेगा, यानी एक NADH से 3 और एक FADH से 2। तो अभी आपको याद करना है, जनरली क्या करना है कि एक NADH से 3 ATP निकलता है और एक FADH से 2 ATP निकलता है। तो ये क्वेश्चन आएगा, भले ही आपको वहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लेकिन यहाँ पे आपको मानना ही है कि 3 ATP और 2 ATP। याद रखना है कि 4H+ से
एक ATP बनता है, और ये ध्यान रखिएगा, और एक NADH है और एक FADH2 से 3 ATP और 2 ATP। एक्चुअली में यहाँ पूछता 2.5 देता या 1.5, लेकिन नहीं, आपको मानना है 2.5 ही, ठीक है। तो याद क्या करना है, आपको 4 H+ देंगे तो 1 ATP, और एक इसको तोड़ेंगे तो 3, इसको तोड़ेंगे तो 2, आगे आता है। अब बोलता है पाँचवा क्या बोला कि ATP सिंथेसिस, इसमें 2 पार्ट हैं, एक होता है F0, एक होता है F1। ATP सिंथेसिस में 2 पार्ट होता है। F1 को बोलते हैं इंटीरियर मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं पेरिफेरल मेम्ब्रेन, मतलब ना F0 अंदर होते हैं, F1 बाहर होते हैं, ठीक है। तो बोलता है ना F0 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, ऐसे ट्रांसफ़र करेगा, और ATP से मतलब F1 से ATP बनेगा। तो क्या बोला है यहाँ पे कि जो F0 है, जो अंदर धंसा है, वो क्या करता है, चैनल प्रोवाइड करता है, ठीक है, जहाँ से H+ पास कर सकता है। लेकिन ये जो F1 है, ये क्या करता है, ATP बनाता है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि जो ATP सिंथेसिस है उसमें 2 पार्ट, F0 और F1। F0 अंदर है, F1 बाहर है। तो F0 से केवल चैनल दिया, मतलब आप इलेक्ट्रॉन को पास कीजिए और लास्ट में F1 से ATP बन जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं, अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम क्या बोला है कि अब टोटल NADH कितना हो गया, 2 ग्लाइकोलिसिस से, 2 लिंक रिएक्शन से, और 6 क्रेब्स साइकिल। तो यही क्वेश्चन पूछता है पहले, आप इसको समझ गए तो कमेंट कीजिए, नहीं तो फिर डाउट होगा, वहाँ पर देख जाएगा। तो देखिए 2 ग्लाइकोलिसिस, 2 लिंक रिएक्शन और 6 क्रेब्स साइकिल, यानी कितना हो गया यहाँ पे, तो 2 2 4 6 10। तो 10 को हमको क्या मिल गया, NADH मिल गया। हमको एक NADH से कितना मिलता है, ATP 3 ATP मिलता है, यानी 10 या 30, ठीक है। और FADH से 1 से 2 मिलता है, तो 2 से 4 मिलेगा, यानी हमको 34 ATP मिलेगा, किससे, NADH से। अब बताइए, यहाँ लिखा है और 2 ATP कहाँ मिलता है, ग्लाइकोलिसिस से। तो इस कितना हो गया, 30 और 4 34, तो 36 कंप्लीट मिला 36। तो कहीं 36 दिखता है, कहीं 38 दिखता है, उसको हम कंसेप्ट समझाएंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से इसको समझाया है कि ग्लाइकोलिसिस से 2 ATP 2 NADH मिल गया, तो 2 ATP बना। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे 2 ATP से 4 बना था, 2 खर्च हो गया था, और यहाँ पे 2 NADH, यानी 2 खर्च हो गया था, तो यहीं कितना बचा, 2 बचा। यहाँ पे 2 से 6 हो गया, तो टोटल कितना मिला, 8 ATP। तो बोलेगा कि ग्लाइकोलिसिस में आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कितना बनेगा, तो 8 बनेगा। लिंक रिएक्शन में तो 6 बनेगा, और इसमें क्रेब साइकिल में तो 24 बनेगा। इसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब बोलता है कि 4 ATP कितना मिला, डायरेक्ट मिला, टोटल कितना हो गया, 38 मिल गया। ध्यान रखिएगा, लिखा है कि ये सब अलग बात है, लिखा है कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरेशन किसे बोलते हैं। तो यहाँ पे कि फॉस्फेट का एडिशन हुआ या फॉर्मेशन ऑफ ATP, यानी समझ में आ गया कि फॉस्फोरल शब्द क्या होता है, फॉस्फेट का एडिशन। इसका मीनिंग क्या आता है, फॉस्फेट का एडिशन, इसे क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन। और फोटोफॉस्फोरेशन यानी लाइट एनर्जी के हेल्प से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये फॉस्फेट के ऑक्सीडेशन के हेल्प से, और इसमें लाइट के हेल्प से। आगे आते हैं, अब बोला यहाँ पे कि ग्लाइकोलिसिस जो साइटोप्लाज्म में होता है, NADH इज प्रोड्यूस डायरेक्टली नहीं होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। बोल रहा है कि जो हमारे पास NADH बना था, वो हमको कहाँ तोड़े थे, उसको हम ETS में तोड़े थे। तो डायरेक्ट हम NADH को ETS में नहीं डाल सकते हैं, उसके लिए हमको कोई मतलब व्हीकल चाहिए। तो 2 शटल यूज होता है, 2 शटल, जिसको हम NADH को ट्रांसपोर्ट करते हैं कहाँ से, साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बोलता है ना कि साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में ट्रांसफ़र करते हैं। तो या तो एक होता है मैलेट अस्पर्टेट शटल, मतलब यहाँ पे मैलेट अस्पर्टेट शटल होता है, और एक होते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट शटल। यानी इसको हम 2 आदमी से भेजेंगे, एक आदमी से भेजेंगे तो बोलेगा कि ये लोगा, और एक भेजेंगे तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। तो जानते हैं क्या होता है, जब हम इसको भेजेंगे मैलेट अस्पर्टेट शटल से, तो 2 NADH भेजिए ना, तो इसमें ना 6 क्या होगा, 6 यहाँ पे ये मिलेगा H+ यहाँ पे, और यहाँ पे 4 मिलेगा। तो यानी 2 ATP यहाँ पे लॉस हो गया। लेकिन अगर इसमें कुछ खर्च हो गया, इसको दिया ना तो खर्च हो गया, लेकिन यहाँ पे साइटोप्लाज्म दिए तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में क्या हो गया, यहाँ पे 2 ATP मिल गया। तो यहाँ पे FADH4, तो यहाँ पे समझिए उतना डिटेल्स नहीं दिया है, NCERT में क्लियर नहीं किया, इसको हम डिटेल्स बता रहे हैं, लेकिन देखिए ध्यान से लिखा है इस शटल यूज करेंगे तो 38
नहीं यूज करेंगे 36। तो अभी इसको बात को समझने वाली बात है, एनसीईआरटी में है भी नहीं, उतना टाइम भी नहीं है, इसको हम अलग से बता देंगे, ध्यान रखिएगा। फर्मेंटेशन में ऑक्सीजन के ऑप्शंस में अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, और बोला है ना, ये बता चुका है कहाँ कहाँ होता है। इसके अलावा अल्कोहलिक में क्या होता है, आपको ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड बनता है अल्कोहल प्लस CO2। इससे मात्र 2 ATP बनता है, 2 ATP बनता है। एंजाइम नाम याद रखिएगा, एंजाइम कौन कौन सा है, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज या एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। आगे आते हैं, तो क्या बन गया, पायरुविक एसिड से इथेनॉल प्लस CO2 तो बनता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज और एनाल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। तो बोलता है ना, ये क्यों इसको नहीं फॉलो कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 2 खराब चीज़ निकलता है, 2 खराब चीज़ निकलता है, अल्कोहल भी, CO2 भी, यहाँ तक कि ATP का लॉस हो गया। और बोलता है ना कि जैसे ही 30% से ऊपर अल्कोहल जाता है तो ईस्ट मर जाता है, अप टू 30% तक ही मिलता है अल्कोहल, उससे ऊपर जाएगा तो ईस्ट मर जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं लैक्टिक एसिड मसल में क्या आता है, ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड। यहाँ पे CO2 नहीं बनता है, क्वेश्चन पूछ चुका है, तो यहाँ पे 2 ATP निकला, यहाँ भी क्या निकला, खराब चीज़, लैक्टिक एसिड खराब चीज़ निकला, इसीलिए इसको हम फॉलो नहीं करते हैं। तो देखिए एरोबिक में 38, एनारोबिक में 2 और 19:1, जिसको हम थोड़ा सा तेज़ी किए हैं, इसको हम अलग से दूसरे वीडियो में बता देंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, तो इसको समझ लीजिए, ये भी हमको लगता है कि इफिशिएंसी पूछता है, इस टॉपिक को थोड़ा छोड़ते हैं, एनसीईआरटी में नहीं है। आगे आते हैं, अब बोला है कि रेस्पिरेशन क्या होता है, कैटाबोलिक और एनाबोलिक। तो होल पाथवे को बोलते हैं एम्फीबोलिक। शुरू में बताए थे एम्फीबोलिक क्यों बोलते हैं, तो बोलता है ना कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, पायरुविक एसिड से स्टाइल कोएंजाइम A और स्टाइल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल, ठीक है। और बोलता है, यहाँ पर ध्यान समझिएगा कि अगर हम फैट को यूज करेंगे, फैट को, तो फैट से बनता है फैटिक एसिड और ग्लिसरॉल। डायरेक्टली इंटर नहीं करेंगे, मतलब फैट को हम लेंगे तो डायरेक्टली इंटर नहीं करेंगे, ग्लूकोज से तो ग्लूकोज डायरेक्टली इंटर कर जाएगा, लेकिन फैट से बनेगा फैटी एसिड, फिर ग्लिसरॉल, और फैटी एसिड तोड़ना पड़ेगा कहाँ पे, एसिटाइल कोएंजाइम A, और एसिटाइल कोएंजाइम में आपका पता ही है कि वहाँ पे ग्लाइकोलिसिस है ही पागल से। तो कहने का मतलब, अगर हम फैट यूज कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिसिस में हम एसिटाइल कोएंजाइम A जाएंगे फैटी एसिड से, और ग्लिसरॉल देंगे तो पागल से, क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यहाँ भी ग्लिसरॉल है, G है, यहाँ भी G है, और एसिड से एसिड में। आगे आते हैं, अगर प्रोटीन खाएंगे तो प्रोटीन भी इंटर नहीं करेगा, डायरेक्ट प्रोटीन को तोड़ना पड़ेगा एमिनो एसिड में, यानी पायरुविक एसिड या एसिटाइल कोएंजाइम में। तो बोलेगा कि हमको प्रोटीन खाया है तो कहाँ से एंटर किया है, तो पायरुविक एसिड से या एसिटाइल कोएंजाइम से। और बोलता है रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या होता है, इसका मीनिंग होता है रेस्पिरेटरी रेशियो, यानी CO2 कितना इवॉल्व हुआ और O2 कितना कंज्यूम हुआ। क्वेश्चन पूछता है कि कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व हो गया और कितना O2 कंज्यूम हो गया। तो बोलता है ना, रेस्पिरेटरी कोशेंट डिपेंड करता है कि कौन सा आप सब्सटेंस खाए हैं, तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये सब। बोलता है ना कि कार्बोहाइड्रेट में जैसे ग्लूकोज है तो इसमें 6 CO2 लिए, मतलब 6 O2 लिए और 6 CO2 लिए। तो बोलता है ना कि रेस्पिरेटरी कोशेंट क्या है, कितना CO2 निकला और कितना O2 कंज्यूम हुआ, तो एक 1 आ गया। वैसे ही फैट में आता है ट्राई पाल्मेटीन, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा, C51H98O6। अगर इसको करेंगे ना तो इसमें कितना 102 CO2 और 145 O2, तो इसमें 0.7 आएगा। इसके अलावा प्रोटीन में 0.9। तो क्वेश्चन पूछता है कि रेस्पिरेटरी कोशेंट प्रोटीन कितना होता है, 0.9, फैट का 0.7 और कार्बोहाइड्रेट का 1। और बता ऑर्गेनिक एसिड का, कोई भी ऑर्गेनिक एसिड हो उसमें ग्रेटर देन 1 होता है, यानी मैलिक एसिड में 1.33 और ऑक्जेलिक में 4। तो जानते हैं ऑक्स होता है ना बैल का 4 पैर होता है, यानी 4 होता है, इसके अलावा 1 से ज़्यादा होता ही है। आगे आते हैं, और बोलता है एनएरोबिक, इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, आज जब ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन है ही नहीं, 0 हो जाएगा, बता इन्फिनिटी, ये पूछ चुका है। इसके अलावा अगर पूछेगा मिक्स डाइट का क्या होता है, तो मिक्स डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे तो 0.87 आ जाएगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे ये बात ध्यान रखिएगा कि मिक्स डाइट में 0.7, तो आपको मेन क्या बात बोलिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑर्गेनिक एसिड और मिक्स डाइट, इसका 1, इसका प्रोटीन का 0.9, फैट का 0.7, इसका होता है 0 ग्रेटर देन 1 और इसका होता है 0.87। तो इसको प्रॉपर बना लीजिएगा, ये बहुत बार रिपीट क्वेश्चन है इसमें। अब आते हैं कि जो भी रेस्पिरेटरी क्वेश्चन को मेजर करता है उसको हम बोलते हैं रेस्पायरोमीटर। और बोलता है कि ऑल एंजाइम ऑफ TCA साइकिल, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ था
कि जो भी एंजाइम मतलब सिट्रिक एसिड साइकिल यानी कहीं ना कहीं क्रेब्स साइकिल में होता है, वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। लेकिन एक सक्सिनिक एसिड डिहाइड्रोजनेज वो कहाँ होते हैं? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में। ध्यान रखिएगा क्योंकि वहाँ पे था ना NADH के बाद सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, तो वहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, तो जितना भी एंजाइम है सब कहाँ है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में है। लेकिन जो एक्सेप्ट कौन है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। तो इसको प्रॉपर एक बार पढ़िए, जहाँ भी डाउट है उसको कंसेप्ट कीजिए, नहीं तो फिर से हम क्या करेंगे, फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम जैसे ETS हो गया इसको अलग से बना देंगे, क्रेब्स साइकिल को अलग से बना देंगे, ठीक है। तो अच्छा है ग्लाइकोलाइसिस को अलग से बनाएंगे। तो इस पूरे वीडियो को एक बार देखिए, कमेंट कीजिए, अच्छा लगे तो जहाँ भी डाउट हो कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि न्यू चैनल है। इसको हम क्या करते हैं, जैसा ग्रो करेंगे तो नया नया ट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।